दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतर होंगे। अब यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी 6 जनवरी 2022 का नोटिफिकेशन निकला था, अब तीसरे पड़ाव के युद्ध में जा चुका है, मतलब कोर्ट केस। पहला युद्ध होता है कि वैकेंसी कब निकलेगी, दूसरा युद्ध होता है कि उस वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा, और तीसरा रिजल्ट कब आएगा, और चौथा युद्ध होता है कि कोर्ट केस से कब फाइनल होगा। तो अब यह भर्ती रिजल्ट और कोर्ट केस में के बीच में फंसी हुई है। दोस्त, जो वैकेंसी 6 जनवरी 2022 को निकली है वो, और जिसका एग्ज़ाम 29 जनवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 को संपन्न होता हो। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और वर्कशॉप असिस्टेंट की इस वैकेंसी में कि मैं बात कर रहा हूँ। तो आप यह सोचिए दोस्त, इस दौरान लगभग 2 साल में, 2 साल से ज़्यादा समय में 2 आईएएस परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है, जो कि पूरे देश में संपन्न हो चुका है। आईएएस जैसी परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुके हैं, पीसीएस जैसी परीक्षाओं के रिजल्ट 2-2 बार परीक्षाएं संपन्न हो गई, उनके रिजल्ट आ गए हैं। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा क्या खास है कि 2 साल लग गए इसके परीक्षा को कराने में? ऐसा कौन सा ये एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई कर रहे थे हर एक स्टूडेंट के प्रति कि जिसको 2 साल से ज़्यादा लग गया? क्या, किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? और उसके दौरान में भी यह लोग यह नहीं क्लियर कर पाए कि भाई देखो, स्टार्टिंग में बच्चे अप्लाई किए थे ईमेल के जरिए और भर्ती बोर्ड के जरिए, तो इनको रिप्लाई मिला कि बीटेक एलिजिबल है। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले बोला बीटेक एलिजिबल है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए 1% कहीं कोर्ट से यह आया और बीटेक वालों के अगेंस्ट में आया, तो जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, मैं जानता हूँ उनकी पीड़ा, जानता हूँ मैं, उनका कष्ट जानता हूँ कि कितनी मेहनत और कितनी दिक्कत झेलते हैं, और यह संघर्ष और तपस्या का समय होता है। उनकी भर्ती बोर्ड की इस गलती की भरपाई कौन करेगा? किसकी गलती है? उन विद्यार्थियों की गलती है जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया। तो हालांकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ मेरे भाई कि चाहे जिसके भी पक्ष में आए, अब इंतजार नहीं होता है। आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए, जल्द से जल्द इसका नतीजा हो और इसको क्लोज हो, ये भर्ती क्लोज हो। लेकिन कुछ भी कर लेंगे, अगले 6 महीने से 6 महीने, कम से कम 6 महीना तो लगेगा ही लगेगा। 60,240 जो कांस्टेबल वाली भर्ती थी, 18 फरवरी को एग्जाम हुआ है, जिसका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। जो भर्ती 6 महीने के अंदर अंदर संपन्न हो जाती, जिस फास्ट मोड से बढ़ रही थी गवर्नमेंट, वो आप यह मान के चलिए कि कम से कम 1 साल या 2 साल, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में वैकेंसी ये निकली है और अगले विधानसभा, यूपी विधानसभा के इलेक्शन में जाके संपन्न हो 2027 में। संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई प्रेशर तो होगा नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो भाई, आखिर कौन है जो आईएएस अधिकारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, जिनकी जिम्मेदारी है फैसले लेने की, जिन्हें कहा जाता है ये सरकार के इंजन हैं?
तो क्या इस तरीके से फैसले लेंगे? आप पूरे देश में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सरकार में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, तो कैसे बदलाव आएगा? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यह उपदेशों का संचित रस तो फीका फीका लगता है। सुन धर्म कर्म की ये बातें, दिल में अंगार सुलगता है। चाहे यह दुनिया जल जाए, मानव का रूप बदल जाए। तुम आज जवानी के क्षण में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। यह दुनिया सिर्फ सफलता का उत्साहित क्रीड़ा कलरव है। यह जीवन केवल जीतों का मोहक मतवाला उत्सव है। तुम भी चेतो मेरे साथी, तुम भी जीतो मेरे साथी। संघर्षों के निष्ठुर रण में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। संघर्षों के निष्ठुर रण मतलब निर्दयी रण, मतलब ये कंपटीशन ऐसा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर भी क्रॉस करके निकल जाएं। संघर्षों के निष्ठुर रण में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। कुछ आंधी अंधेर आने दो, कुछ और बवंडर लाने दो। नव जीवन में नव यौवन में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। जीवन तो वैसे सबका है, तुम जीवन का श्रृंगार बनो। इतिहास तुम्हारा राख बना, तुम राखों में अंगार बनो। अय्यास जवानी होती है, गत वयस्क कहानी होती है। तुम अपने सहज लड़कपन में कुछ ऐसा खेल रचो साथी। आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। 1 साल पहले दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जब 2 आईएएस दंपत्ति थे, 2 आईएएस दंपत्ति, संजीव करके था नाम उनका, संजीव खेजराव और रिंकू डाबी करके था, ऐसा कुछ था नाम। और तो उन्होंने वो जब शाम के 7 बजे स्टेडियम में आते थे वॉक करने, पति पत्नी उनका कुत्ता, तो जितने भी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे होते थे ग्राउंड में, उससे पहले उन सबको भगा दिया जाता था। ठीक है, जब इन दोनों आईएएस दंपत्ति का पोस्टिंग नहीं हुई थी तो उससे पहले रात के 10 बजे तक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, एथलीट्स। इसकी शिकायत खिलाड़ियों ने किया। जो एशियन चैंपियनशिप विनर थी, उन्होंने कहा कि ये अधिकारी जो हैं, आईएएस अधिकारी, इनको इतना सेंस नहीं है, इनकी आत्मा में ही खेल नहीं है, इन्हें खेल का महत्व ही नहीं पता है। देखो दोस्त, इस देश का मेरे भाई सर बदल गया है। हमारे नेता लोग भारतीय भले हैं, लेकिन धड़ अभी भी ब्रिटिश है, अभी भी अंग्रेजों वाला ही है। जो कुछ न कभी वो अंग्रेजों वाले अंग्रेजियत और ब्रिटिश हुकूमत वाला उनके अंदर खून में वो लक्षण दिखाई दे जाता है। जब आप इन लोगों के इंटरव्यू वगैरह देखेंगे, जब ये आईएएस में सिलेक्ट होते हैं तो दुनिया भर के भाषण देते हैं कि हम ये परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन करेंगे, ऐसा बदलाव लाएंगे, वैसा बदलाव लाएंगे। लेकिन हम भी जाते हैं, तहसीलों में जाते हैं और थानों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इनका रवैया हम देखते हैं। इनका रवैया, इनके टाल मटोल, और ऐसा कोई काम नहीं होता है जो बिना पैसों का हो। झिलाते हैं, अपने आप को गॉड फादर से कम नहीं मानते हैं। है क्यों ना हो इनको, क्योंकि आज भी 1860 का जो भारतीय दंड संहिता है, जिसे इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, आप जरा सोचिए, उसी आधार पे वही कानून चल रहा है।
मैंने बताया हमारे नेता बदल गए हैं, सर बदल गया है, धड़ अभी भी वही है। तो वो धड़ जो है अभी, जो धड़ हाथ पांव जो है, हाथ पांव यही है ना, ये आईएएस अधिकारी और ये जो अधिकारी लोग हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, यही हैं। ये अभी भी वो ब्रिटिश के जो कानून है उसी अनुसार चल रहे हैं। पहली जो क्रांति हुई थी, व्यापक क्रांति 1857 में हुई थी। उसके बाद में 1860 में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड आया। आप जरा सोचिए, 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने यह सोचा कि भारतीयों को, उन्होंने जो बनाया भारतीय दंड संहिता, भारतीयों को दंड देने वाली पुस्तक, मतलब भारतीयों की दंड देने वाली दंडों का कलेक्शन या रिकॉर्ड, वो भारतीय दंड संहिता। मतलब भारतीयों को दंड देने की किताब थी वो, उनको न्याय देने का किताब नहीं थी वो। और खास करके 1857 की क्रांति के बाद में कैसे दमन किया जाए वह सोच था। तो अभी मोदी जी ने कहा कि हमारा जो कानून होगा वो भारतीय दंड संहिता नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता। हमें भारतीयों को न्याय देना होगा। यह परिवर्तन, यह सोच इस शिक्षा व्यवस्था से नहीं आई है, क्योंकि अपने मोदी जी ने ज़्यादा इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ा नहीं है। उनकी खुद की सोच और खुद का एनालिसिस और खुद के दर्शन और खुद के एनालिसिस थे। तो उसी आधार पे ये लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए कि आप आईएएस अधिकारी बन गए हैं तो क्या आप उन खिलाड़ियों को भगा देंगे? वो खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इतने बड़े महान हो गए, अपने आप को इंसान से भी बढ़कर बना, इंसान अपने आप को आईएएस बन गए हैं, तो क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या आप सामने वाले को इंसान नहीं मानेंगे? क्या आपके अंदर थोड़ी भी सहानुभूति नहीं है? वह खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, देश के भविष्य हैं, देश के नाम रोशन करने वाले हैं, लेकिन आप जरा भी नहीं सोचते हैं। अभी भी वही सिस्टम चल रहा है। रिजल्ट कुछ भी हो मेरे भाई, चाहे डिप्लोमा के पक्ष में आए, चाहे बीटेक के पक्ष में आए, आप ये बताइए 2 साल की प्रक्रिया के बाद में जब जिन लोगों की नौकरी लगेगी, 5 साल लोग प्रिपरेशन करते हैं, 5 साल लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलती है। यदि यही लोग आगे चल के सरकारी प्रक्रिया के रिक्रूटमेंट में शामिल होंगे तो ये उसी हिसाब से काम करेंगे कि चलो अभी इलेक्शन तो आ ही नहीं रहा है तो चलने दो, टाइम पास करने दो, और जब उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा तब हम एक्टिव होंगे। तो जो बीज ही बोया गया है इस सोच के आधार पे, तो उसके फल की कल्पना आप अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो उम्मीद यही करते हैं कि यदि आप जो भी कोई सेलेक्ट हो, वह जाने कि नॉर्मल कितना समय लगते हैं जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कुछ अलग ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि वह जनता उम्मीद भी नहीं कर सकती कि इतना जल्दी, इतना अच्छे से काम करके हमने दिखा दिया। कल्पना से विपरीत, उम्मीद से भी बढ़कर अच्छा काम करने की सोच लेकर के हमें सरकार का इंजन बनना है। सरकारी नौकरी ज्वाइन करना मतलब नौकरी करना नहीं, सरकार पर बोझ नहीं, जनता का बोझ नहीं बनना है। हमें नौकरी पाना हमारी सफलता नहीं है। जीवन की सार्थकता और जीवन की सफलता क्या होगी, यह आपके पल पल के कर्मों के आधार पर का आधार निर्धारित करता है। तो यही कहता हूँ कि हर साल 700-800 आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन आज भी चले जाओ अपने तहसील में चले जाओ, थाना में चले जाओ, या कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, हम सब जगह देखें हैं दोस्त, कहाँ पैसा नहीं चलता है और कहाँ लेट लतीफ़ी नहीं चलता है और कहाँ वो अंग्रेजियत दिखाई नहीं देता, सब दिखाई देता है हमको। क्या परिवर्तन कौन लाएगा? हम ही लोग को लाना पड़ेगा, और उम्मीद है यह परिवर्तन आएगा। और उन आईएएस अधिकारी के बारे में बताता हूँ जिन्होंने जो दिल्ली में
उनके आने पे वॉक, उनके कुत्ते को जब वॉक कराने के लिए वो आते थे शाम को 7 बजे, तो सारे खिलाड़ियों को भगा देते थे। तो पता है जब मोदी जी को पता चला तो एक पति को, उनके एक को भेजा लद्दाख में और दूसरे को भेजा दूसरे को फेंका अरुणाचल प्रदेश में। 3465 किलोमीटर का अंतर। ऐसा इसलिए संभव हुआ कि जो सरकार है वह हमारे भारतीय गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, फैमिली सिस्टम वाली सरकार नहीं है, जनता की फीलिंग को समझती है, तो यह सब बड़ा बदलाव आया, तो यह उम्मीद, यह संभव आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे मेरे भाई। और इंसान अच्छा बनने की प्रक्रिया एक दिन नहीं होती है, पल पल होती है। हर पल व्यक्ति अपने अंदर सुधार करता है। जो सरकार का सिस्टम है, जो सरकार का जो सरकारी तंत्र है, ये हम ही लोगों से बना हुआ है। हम ही लोग कुछ परिवर्तन करेंगे तो अवश्य परिवर्तन होगा। आप इतने दिक्कत झेल रहे हैं, आप इतना इंतजार कर रहे हैं, आपके माता पिता, आपके परिवारजन, आपके नाते रिश्तेदार की नज़र है आपके ऊपर और वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में कन्वर्ट हो चुका है। और जब आप इस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप ऐसे मत बन जाना जैसे व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। कुछ नया करना, यह नौकरी पाना, आपको सफलता तो आपके लिए हो सकता है, लेकिन जीवन की सफलता नहीं, जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन सफल तब होगा जब पल पल जिएंगे और पल पल अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, तभी जीवन सार्थक होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।